दोस्तों स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। तो यहाँ पर एमएम एकेडमी ऐप का अगर आपने अब तक सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो जल्द से जल्द लीजिए, क्योंकि नवरात्रि का मेगा ऑफर चल रहा है और ये जो ऑफर है अब सिर्फ 2 दिन के लिए वैलिड है। तो इसीलिए जल्द से जल्द डाउनलोड कीजिए एमएम एकेडमी ऐप, क्योंकि वहाँ पर मेरे द्वारा बहुत सारे कोर्सेज जो है वो बनाए जा रहे हैं। जैसे कि मॉडर्न हिस्ट्री का कोर्स कंप्लीटली अवेलेबल है, पॉलिटी का कोर्स है वो खत्म होने पर आ गया है, एंशियंट हिस्ट्री का कोर्स खत्म होने पर आ गया है, जियोग्राफी का कोर्स चल रहा है, उसी के साथ साथ जो एथिक्स है उसका कोर्स चल रहा है और भी बहुत सारे कोर्सेस आने वाले हैं। जैसे कि इकोनॉमी का कोर्स आने वाला है, एनवायरमेंट का कोर्स आने वाला है, डिजास्टर मैनेजमेंट बोलिए, जनरल साइंस, जितने भी कोर्सेस है सभी कोर्सेस आपको एमएम एकेडमी पर देखने को मिलने वाले हैं। और ख़ास बात यह है कि इस ऑफर में बाकी जगह पर जहां पर 1 महीने का चार्ज हो रहा है, यहां पर उससे भी कम में आपको 2 साल का 1 साल का मिल रहा है। तो इसीलिए 1 या 2 साल का अगर आप ले लेते हो तो आराम से बैठ के आप जितने भी कोर्सेस है एंजॉय कर सकते हो और इतने कम प्राइजेस में हाईएस्ट क्वालिटी कंटेंट देखने को मिल रहा है। क्योंकि आप सभी को पता है किस तरीके से जो क्वालिटी कंटेंट है वो आपको प्रोवाइड किया जाता है। तो इसीलिए जल्द से जल्द डाउनलोड कीजिए एमएम एकेडमी ऐप। तो आइए यहाँ पर हम जानने की कोशिश करते हैं, जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट है उन्होंने सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सीबीआई को ब्लॉक कर दिया है। तो ये ब्लॉक करने का मतलब क्या है? इसका मतलब है जो जनरल कंसेंट है उसे यहाँ पर खारिज कर दिया है। तो इसका मतलब क्या होता है, सीबीआई का मतलब क्या है, ये सारी चीजें हम यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने जो जनरल कंसेंट होता है उसे विड्रॉ कर दिया है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के लिए, जिससे कि केसेस जो है उनके राज्य में मतलब महाराष्ट्र में जो भी केसेस इन्वेस्टिगेट करना होगा, अब यहाँ पर सीबीआई को जनरल कंसेंट नहीं मिल रहा है। ये जो डिसीजन है इसके वजह से क्या होगा, तो ये सारी चीज़ें समझने के लिए हमें सीबीआई क्या होता है ये समझना पड़ेगा, फिर उसके बाद सीबीआई कौन कौन से केसेस हैंडल करता है ये समझना पड़ेगा, और उसी के साथ साथ जो कंसेंट होते हैं ये किस तरीके के होते हैं और उससे क्या फ़र्क पड़ता है ये भी चीज़ें हमें यहाँ पर समझनी पड़ेगी। तो आइए यहाँ पर एमएम एकेडमी ऐप के अगर आपने पॉलिटी के लेक्चर्स देखे होंगे तो उसमें सीबीआई जो चैप्टर है उसमें मैंने सारी चीज़ें डिस्कस की हुई है, सारी चीज़ें इंक्लूडिंग जनरल कंसेंट भी। क्योंकि हम जो एमएम एकेडमी ऐप है उसमें जो कंटेम्प्रेरी इश्यूज है उसके साथ सारी चीज़ें डिस्कस की जाती है, इसीलिए कंटेम्प्रेरी इशू था जनरल कंसेंट का तो वो भी मैंने कवर किया हुआ है। तो आइए वही वीडियो जो है जो सीबीआई का एमएम एकेडमी पर देखने को मिल रहा है उसी का छोटा छोटा पार्ट जो है मतलब ग्लिम्स जो है वो यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा, और उसी के साथ साथ आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि एमएम एकेडमी ऐप पर किस तरीके से एक्सप्लेन किया जाता है, और आपको ये जो सीबीआई है ये भी समझ में आ जाएगा। मैं फिर से बता रहा हूँ पूरा वीडियो नहीं प्ले होगा यहाँ पर, जितना यहाँ पर इस आर्टिकल के लिए इंपॉर्टेंट है उतना ही रहेगा। हालांकि बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के साथ वो वीडियो बनाया हुआ है, लेकिन यहाँ पर जितना हमारे इस आर्टिकल के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा उतना ही यहाँ पर मैं आपको प्ले करके बताऊंगा। सीबीआई सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इसके बारे में अगर हम देखते हैं तो सेटअप कब की गई थी। देखिए क्वेश्चन जो है ना वो स्पेसिफिक आते हैं। अगर हम प्रीलिम्स की बात करें तो ये सेटअप कब की गई थी, उसी के साथ जो ऑर्गेनाइजेशन है ये फंक्शन किस तरीके से करती है, उसी के साथ कंपोजिशन इसका क्या होता है, टेन्योर, रिमूवल, ये सारी चीजें जो है ना ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब अगर हम मेंस पर्सपेक्टिव से देखते हैं तो सीबीआई जो है उसके ड्रॉबैक्स क्या क्या है, चैलेंजेस क्या क्या है, उसकी फंक्शनिंग जो है इन डेप्थ फंक्शनिंग जो है वो हमें लिखनी पड़ती है, और वे फॉरवर्ड मतलब जो भी चैलेंजेस हमें देखने को मिल रहे हैं उसे हम कैसे यहाँ पर रेटिफाई कर सकते हैं। तो ये मेंस रिलेटेड हो गया। तो यहाँ पर हम दोनों ही पर्सपेक्टिव से चीजों को जानने की कोशिश करेंगे, मतलब जो लक्ष्मीकांत किताब में दिया हुआ है उससे कई गुना ज्यादा हम यहाँ पर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो है वो भी देखने वाले हैं। तो सीबीआई की जब हम बात करते हैं तो ये सेटअप किया गया था 1963 में। एक रिजोल्यूशन जो है वो यहाँ पर पास किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा। उसके बाद क्या होता है कि इसे ट्रांसफर कर दिया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल में, ठीक है, और अब ये जो अटैच्ड ऑफिस है उसका स्टेटस एंजॉय करती है। ये आपको ध्यान में रखना है, अटैच्ड ऑफिस उसका स्टेटस ही एंजॉय करती है। क्लियर है? अब स्पेशल पुलिस स्टैब्लिशमेंट जो है वो सेटअप किया गया था 1941 में, और फिर इसे मर्ज कर दिया गया सीबीआई के साथ। तो ये कुछ बेसिक फैक्ट्स हैं जो आपको पता रहना चाहिए, सीधा क्वेश्चन जो है एग्जाम में आपको आ सकता है। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, थोड़ा इसका हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड जो है वो देख लेते हैं। तो सीबीआई की जब हम बात करते हैं तो वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान, वर्ल्ड वॉर 2 हमें कब देखने को मिलता है, वर्ल्ड वॉर 1 अगर हम देखते हैं तो 1914 से लेकर तो 18 तक लगभग हमें देखने को मिलता है, और अगर हम 2 की बात करते हैं तो 38-39 से 45 तक
उसके आसपास हमें जो वर्ल्ड वॉर 2 है वो देखने को मिलता है। तो यहाँ पर वर्ल्ड वॉर 2 का पीरियड अगर हम देखते हैं तो उस दौरान मतलब 1941 में स्पेशल पुलिस स्टैब्लिशमेंट ये यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूट की जाती है डिपार्टमेंट ऑफ वॉर में, ब्रिटिश इंडिया में, मतलब जो अंग्रेज है उसके डिपार्टमेंट ऑफ वॉर में जो स्पेशल पुलिस स्टैब्लिशमेंट है ये यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूट की जाती है। क्यों की जाती है? जिससे कि जो ब्राइबरी है, जो करप्शन है वॉर से रिलेटेड केसेस में, वो यहाँ पर देखे जा सके, वो यहाँ पर प्रोक्योर किए जा सके। क्लियर है? उसके बाद क्या होता है, उसके बाद इसे फॉर्मलाइज कर दिया जाता है, फॉर्मलाइज एज एन एजेंसी के नाम पर इसे कर दिया जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, जिससे कि जो करप्शन से रिलेटेड केसेस रहेंगे वेरियस विंग्स ऑफ गवर्नमेंट में। देखिए उस टाइम पर तो हमें वॉर के सिलसिले में देखने को मिल रहा था, लेकिन अभी अगर हम देखते हैं तो बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट्स है, बहुत सारे ऐसे विंग्स है जहां पर करप्शन जो है वो हमें देखने को मिल सकता है। और इसे ही देखने के लिए, इसे ही इन्वेस्टिगेट करने के लिए इसे फॉर्मलाइज किया गया। और ये फॉर्मलाइज किस तरीके से किया जाता है? दिल्ली स्पेशल पुलिस स्टैब्लिशमेंट एक्ट 1946 जो है इसे लाकर। तो आपको ध्यान रखना है, पहले अगर हम देखते हैं ब्रिटिश काल में 1941 में स्पेशल पुलिस स्टैब्लिशमेंट जो है ये कॉन्स्टिट्यूट किया गया था 1941 में डिपार्टमेंट ऑफ वॉर में, करप्शन जो है, ब्राइबरी के जो केसेस है वो देखने के लिए। लेकिन उसके बाद जो दिल्ली स्पेशल पुलिस स्टैब्लिशमेंट एक्ट है 1946 का, उसके तहत इसे फॉर्मलाइज एक एजेंसी का रूप दे दिया जाता है, जिससे कि वेरियस विंग्स में जो भी करप्शन हो रहे होंगे वो सारे करप्शंस यहाँ पर देखे जा सके। अब यहाँ पर आपको एक चीज ध्यान में रखना है कि सीबीआई जो है वो अपनी पावर डिराइव करता है दिल्ली स्पेशल पुलिस स्टैब्लिशमेंट एक्ट 1946 के तहत। ठीक है, तो ये चीज काफी इंपॉर्टेंट है, सीधा फैक्चुअल क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब यहाँ पर 1963 में क्या होता है, सीबीआई जो है उसे स्टैब्लिश किया जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जिससे कि जो सीरियस क्राइम्स है, देखिए अब तक तो हमने देखा है कि जो करप्शन की केसेस है वो यहाँ पर देखेंगे, लेकिन अब यहाँ पर धीरे धीरे जो केसेस है उसमें यहाँ पर बढ़ोतरी की जा रही है। तो ये भी यहाँ पर जो सीरियस क्राइम्स होते हैं रिलेटेड टू डिफेंस ऑफ इंडिया, करप्शन इन हाई प्लेसेस, सीरियस फ्रॉड्स, चीटिंग, सोशल क्राइम, है ना, जो यहाँ पर ब्लैक मार्केटिंग होती है, प्रॉफिटरिंग होती है, ये सारी ही चीजों में, मतलब यहाँ पर अगर आप देखोगे जो एसेंशियल कमोडिटीज है उसमें जो प्रॉफिटरिंग होती है, ये सभी केसेस अब यहाँ पर जो सीबीआई है उसके अंडर में आएंगे। ये भी एक चीज काफी इंपॉर्टेंट थी। उसके बाद हमें यहाँ पर जैसे जैसे वक्त जो है वो बीतता गया तो सीबीआई जो है उसने यहाँ पर कन्वेंशनल क्राइम्स जो होते हैं, जैसे कि असैसिनेशन हो गए, किडनैपिंग्स हो गए, हाईजैकिंग हो गई, तो ये सारे क्राइम्स जो है वो भी देखना शुरू कर दिया। मतलब आप खुद सोचिए कि शुरुआत कहाँ से हुई थी। शुरुआत जो है सीबीआई की वो हुई थी करप्शन से रिलेटेड, मतलब वो भी कब, जो वर्ल्ड वॉर 2 था तो 1941 के दौरान जो करप्शन, ड्राइवरी के केसेस देखने को मिल रहे थे, तो वो यहाँ पर सीबीआई जो है वो देखने की कोशिश कर रही थी। लेकिन फिर उसके बाद हमें देखने को मिलता है 1946 में कि अब इसका जो ज्यूरिडिक्शन है उसको एक एजेंसी में, फॉर्मलाइज एजेंसी जो है उसमें तब्दील कर दिया गया, और अब ये जो भी करप्शन के केसेस वेरियस विंग्स में रहेंगे वो यहाँ पर देखेगी। और फिर इसे और ज्यादा इसका ज्यूरिडिक्शन जो है वो बढ़ा दिया जाता है, जो सीरियस क्राइम्स है वो भी इसमें इंक्लूड कर दिए जाते हैं, और उसके बाद फाइनली इसका और ज्यूरिडिक्शन जो है बढ़ा दिया जाता है। अब इसमें असैसिनेशन बोलिए, किडनैपिंग बोलिए, जो भी केसेस है वो सब अब ये देख सकती है। याद कीजिए एनआईए, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, याद आ रहा है या नहीं? नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, उसमें मैंने आपको बताया था कि जो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है उसकी भी शुरुआत जो है 2008 में हुई थी। क्यों हुई थी? जो टेररिस्ट अटैक हुआ था उसके लिए, और जो टेररिज्म है उसे यहाँ पर कम करना है उसके लिए इसकी शुरुआत हुई थी। लेकिन इसका भी ज्यूरिडिक्शन बढ़ा दिया गया और इसे भी अब सारे क्राइम्स जो है वो देखे जाने की पावर जो है वो दे दी गई। तो यहीं पर मैंने आपको याद होगा, अगर वीडियो में मैंने आपको कॉन्फ्लिक्ट के बारे में बताया था, सीबीआई और एनआईए जो है इसमें कॉन्फ्लिक्ट जो है वो हमें देखने को मिलता है। कॉन्फ्लिक्ट कैसा? सीबीआई जो है ये भी सारे केसेस देख सकती है, और एनआईए जो है ये भी अब सारे केसेस, ऑलमोस्ट सारे केसेस जो है वो देख सकती है। तो अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आता है कि जो सीबीआई है उसको परमिशन चाहिए होती है जो स्टेट गवर्नमेंट्स है उनसे। हालांकि बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने परमिशन ग्रांट की हुई है कि आप हमारे यहाँ पर आ सकते हो, आप हमारे यहाँ पर जो इन्वेस्टिगेशन है वो कर सकते हो। मोस्ट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट ने सीबीआई को परमिशन ग्रांट की हुई है, लेकिन परमिशन तो लगती है। लेकिन वही अगर हम एनआईए देखते हैं, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी देखते हैं, तो उनको नहीं लगती है, उनको कोई भी परमिशन नहीं लगती है। वो ऑल ओवर इंडिया टेरिटरी में कोई भी ले सकती, इवन आउटसाइड इंडिया जो है वो भी ऑफेंसेस चार्ज कर सकती है। अगर इंडिया से रिलेटेड वो केस हमें देखने को मिलता है, अफगानिस्तान में पहला हुआ है, हमने देखा
है ना। तो ये चीज यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट जो है वो पैदा करती है यहाँ से जो स्टेट गवर्नमेंट से, क्योंकि यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट को एक पावर है कि वो रोक सकती है, आगे और डिटेल में हम देखेंगे, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट के पास यहाँ पर पावर आता है कि वो यहाँ पर सीबीआई को रोक सकती है उनके टेरिटरी में जो इन्वेस्टिगेशन है वो करने के लिए, है ना। तो यहाँ पर उनकी पावर नजर आ रही है, पावर नजर आ रही है तो फेडरलिज्म नजर आ रहा है, लेकिन वही एनआईए में वो नहीं रोक सकती है। एनआईए सीधा घुसकर किसी भी स्टेट की, किसी भी राज्य की टेरिटरी में घुसकर वहां पर जो इन्वेस्टिगेशन है वो कर सकता है। तो फेडरलिज्म जो है ये यहाँ पर थोड़ी धोखे में आ सकती है। तो यही कॉन्फ्लिक्ट, यही जो चीज है, जो कंट्रोवर्सी है, वो हमें कंटिन्यूअसली देखने को मिलती है। अब देखिए कंपोजिशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कंपोजिशन में क्या होता है, तो हेड कौन करता है सीबीआई को, तो डायरेक्टर जो है वो हेड करते हैं, ठीक है। डायरेक्टर ये कहा जाता है, डायरेक्टर हेड करते हैं। डायरेक्टर को असिस्ट करने के लिए हमें स्पेशल डायरेक्टर या फिर एडिशनल डायरेक्टर जो है वो भी देखने को मिलते हैं, वो इनको असिस्ट करते हैं। अब यहाँ पर जो डायरेक्टर है ये होते कौन है। अब अगर आपके मन में ये सवाल आता होगा कि कलेक्टर अगर बनना है तो उसके लिए यूपीएससी देना पड़ेगा, आईएएस जो है वो मिलना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर अगर डायरेक्टर बनना है किसी को सीबीआई का, तो उसके लिए कौन सी सर्विस ऑप्ट करनी पड़ेगी। देखिए यूपीएससी जो सिविल सर्विसेज है वो हाईएस्ट है ना, वो हाईएस्ट है। तो कोई भी हाईएस्ट लेवल पर अगर आपको पहुंचना है तो इन्हीं जो सर्विसेज है उसी के थ्रू आप पहुंच सकते हो। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं डायरेक्टर की, तो ये आईपीएस जो है उसी के थ्रू आप यहाँ पर पहुंच सकते हो। तो इसलिए जो डायरेक्टर होते हैं वो इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस जो है वो कैटेगरी के होते हैं, वो लेवल के होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर 2014 तक सीबीआई डायरेक्टर जो है वो अपॉइंट किए जाते थे ऑन द बेसिस ऑफ डीएसपीई एक्ट 1946। 2003 में डीएसपीई एक्ट जो है उसे रिवाइज किया गया सुप्रीम कोर्ट के रिकमेंडेशन पर इन दी विनीत नायर केस। और फिर यहाँ पर कमिटी जो है वो हमें देखने को मिलती है फ्रॉम दी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, सीवीसी जिसे हम कहते हैं, ये भी हम देखेंगे, इसे भी हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं सीवीसी को। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, सेक्रेटरीज फ्रॉम होम मिनिस्टर एंड मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस, इन्होंने यहाँ पर रिकमेंडेशन जो है सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजे फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ सीबीआई डायरेक्टर। तो इस तरीके से हमें चीजें जो है वो देखने को मिलती है। तो इस तरीके से अब यहाँ पर अपॉइंटमेंट जो है डायरेक्टर की वो कैसे होती है, अपॉइंटमेंट कौन करता है और किस तरीके से होती है। अपॉइंटमेंट अगर हम देखते हैं तो क्या राष्ट्रपति करते हैं, जी नहीं, राष्ट्रपति नहीं करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम डायरेक्टर है उनकी अपॉइंटमेंट देखते हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो यहाँ पर अपॉइंटमेंट करते हैं। ध्यान देना है आपको, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो अपॉइंटमेंट करते हैं। देखिए ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज नहीं है, ये यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज में राष्ट्रपति देखने को मिलते होंगे, लेकिन जो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपना जो पगड़ा है वो यहाँ पर भारी रखा हुआ है। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो यहाँ पर करती है, लेकिन 3 मेंबर की कमेटी जो है वो रिकमेंड करती है। अब ये 3 मेंबर की कमेटी में कौन लोग रहते हैं, सबसे पहले तो प्रधानमंत्री वो चेयरमैन रहते हैं। देखिए बोल भी रहे हैं कि मित्रों मैं सब में ना देखूं ये हो नहीं सकता, और तुम मुझे ना देखो ये मैं होने नहीं दूंगा। तो इसलिए हमें जो प्रधानमंत्री है वो सभी इसमें देखने को मिलते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट आते हैं लीडर ऑफ अपोजिशन, लोकसभा के, यहाँ पर राज्यसभा नहीं होता है, लोकसभा के जो लीडर ऑफ अपोजिशन है। उसी के साथ साथ जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है या फिर जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट जो नॉमिनेट किए जा रहे हैं सीजेआई के द्वारा, तो ये 3 मेंबर की कमेटी देखने को मिलती है। और ये 3 मेंबर की कमेटी जो है वो यहाँ पर रिकमेंड करती है और फिर सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो अपॉइंट करते हैं डायरेक्टर को। अब आपके मन में ये भी सवाल आ रहा होगा कि लीडर ऑफ अपोजिशन जो है वो बनने के लिए कम से कम 1/10 जो यहाँ पर सीट्स है वो चाहिए होती है, हमने पार्लियामेंट चैप्टर में देखा हुआ है। लेकिन अगर यहाँ पर लीडर ऑफ अपोजिशन को, जो भी मतलब अपोजिशन पार्टी है, किसी को भी अगर 1/10 सीट नहीं मिली तो वो सिलसिले में क्या होगा, तो दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट जो है 2014 का, उसने यहाँ पर चेंजेस किए कंपोजिशन में, जहां पर जो लीडर ऑफ अपोजिशन है लोकसभा में अगर कोई भी रिकॉग्नाइज नहीं है तो फिर लीडर जो रहेगा सिंगल लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी का, उसे यहाँ पर ले लिया जाएगा। मतलब जो भी सिंगल लार्जेस्ट बड़ी पार्टी रहेगी अपोजिशन में, जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी हो तो सरकार बनाएगी ना, लेकिन जो अपोजिशन में है उसका लीडर जो है उसे ले लिया जाएगा एज ए लीडर ऑफ अपोजिशन। फंक्शंस अगर हम देखते हैं सीबीआई के, तो ये करप्शन के जो केसेस है, ब्राइबरी के जो केसेस है वो इन्वेस्टिगेट करती है। ये तो इनका मूल जो बेस है फॉर्मेशन का वही हमें देखने को मिलता है। उसी के साथ साथ जो इन्फ्रिंजमेंट होता है फिजिकल एंड इकोनॉमिक लॉज, तो उससे भी रिलेटेड केसेस जो है वो ये देख लेते हैं। उसी के साथ सीरियस क्राइम जो होते हैं, नेशनल इंटरनेशनल जो रेमिफिकेशन है वो भी केसेस इन्वेस्टिगेट करते हैं। जो एंटी करप्शन एजेंसीज है वेरियस स्टेट फोर्सेस की, उनके साथ कोऑर्डिनेट करने का काम करते हैं। उसी के साथ साथ स्टेट गवर्नमेंट अगर रिक्वेस्ट करती है कि देखो भैया केस जो है वो ले लो, तो फिर यहाँ पर पब्लिक इंपॉर्टेंस का अगर केस हो तो फिर यहाँ पर केस ले लेते हैं।
जैसे कि जो सुशांत सिंह राजपूत है उनकी डेथ हुई थी, तो सुशांत सिंह राजपूत जो है उनके केस में जो बिहार सरकार है उन्होंने रिक्वेस्ट की थी सीबीआई को कि आप ये केस अपने हाथ में ले लो, क्योंकि काफ़ी कंट्रोवर्सी जो है वो चल रही थी। अगर आपने केस जो है वो फॉलो किया होगा, काफ़ी कंट्रोवर्सी चल रही थी। लेकिन जो बिहार सरकार है उन्होंने रिक्वेस्ट की कि आप यहाँ पर जो है वो केस ले लो, और फिर उसके बाद सीबीआई जो है उन्होंने केस जो है वो यहाँ पर ले लिया। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर चीज़ जो है वो देखने को मिलती है। उसी के साथ यहाँ पर जो क्राइम स्टेटिस्टिक है वो मेंटेन करना, जो क्रिमिनल इंफॉर्मेशन है वो यहाँ पर सब कुछ देखना। सीबीआई एक्ट एज नेशनल सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इंटरपोल इन इंडिया। तो ये जो स्टेटमेंट है, सीधा स्टेटमेंट आपको उठाकर एग्जाम में पूछा जा सकता है कि सीबीआई एक्ट एज नेशनल सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इंटरपोल इन इंडिया। तो ये स्टेटमेंट सही रहेगा, आपको ये ध्यान में रखना है। अब यहाँ पर प्रायर परमिशन की बात करते हैं, मतलब सीबीआई जो है, अब सीबीआई को अगर किसी राज्य सरकार ने, जैसे कि बिहार है, तो उन्होंने अगर रिक्वेस्ट कर ली कि सीबीआई आप ये जो केस है सुशांत सिंह का वो यहाँ पर ले लो, तो क्या वो ले सकते हैं? तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि सीबीआई जो है उनको प्रायर अप्रूवल जो है वो लेना पड़ता है सेंट्रल गवर्नमेंट का, अगर उनको कोई भी इंक्वायरी जो है वो कंडक्ट करना है, या फिर कोई भी ऑफेंस जो कमिट किया गया है ऑफिसर के द्वारा ऑफ द रैंक ऑफ जॉइंट सेक्रेटरी एंड अबव, तो इन्वेस्टिगेट करने के लिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उनकी परमिशन जो है वो यहाँ पर लेना पड़ेगा। लेकिन फिर उसके बाद मई 6, 2014 में क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट जो है बोलता है कि यार ये मतलब क्या है, ये जो तुम मैंडेटरी लगा रहे हो सीबीआई के ऊपर, ये तो गलत है ना यार, तुम ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर तुम ऐसा करोगे तो उसकी जो इंडिपेंडेंस है वो चली जाएगी। जो सीबीआई है वो तो एक पैरेट की तरह काम कर रही है, वो तो मतलब जो उनका मालक बोलता है उस तरह का वो बोलना शुरू कर देते हैं सीबीआई। तो ऐसे कई इल्जाम जो है वो उन पर लगते आए हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहा था कि ये जो चीज़ होती है कि आपको मैंडेटरी रहेगा लेना ही, तो यहाँ पर गलत रहेगा, क्योंकि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के ही कोई बंदे फंसे हुए हैं तो फिर वहां पर कैसे चलेगा सब कुछ, है ना। उसी के साथ साथ जैसा मैंने आपको कहा था कि सीबीआई को जो स्टेट गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट से भी परमिशन लेना पड़ता है इन्वेस्टिगेट करने के लिए भी। कोई भी मसला अगर उनके टेरिटरी में लाना है तो स्टेट गवर्नमेंट से परमिशन लेना पड़ता है। लेकिन बहुत सारी ऐसे स्टेट गवर्नमेंट्स हैं जिन्होंने ऑलरेडी परमिशन दी हुई है कि अगर हमारे इसमें कोई भी, आपको हमारे टेरिटरी में कोई भी केस अगर देखने को मिलता है तो आप वो इन्वेस्टिगेट बिंदास कर सकते हो। यहाँ पर आप देख सकते हो कि न्यूज़ निकल कर आई थी कि आंध्र प्रदेश और वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट जो है उन्होंने जनरल कंसेंट को विड्रॉ कर दिया था। मतलब जो जनरल कंसेंट दे दिया गया है, जनरल कंसेंट मतलब क्या होता है, जनरल कंसेंट मतलब है कि नॉर्मली यहाँ पर सीबीआई को सीमलेसली इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आप अलाउ कर रहे हो। मतलब यहाँ पर आप केस के बलबूते पर नहीं देख रहे हो कि ये केस आया है ठीक है हम अलाउ कर रहे हैं, ये केस आया हम अलाउ कर रहे हैं ना, ये नहीं। जनरल कंसेंट मतलब होता है ठीक है यार कोई भी केस आता है तुम बिंदास हमारे टेरिटरी में आके इन्वेस्टिगेट कर सकते हो, ठीक है। तो जनरल कंसेंट जो है उसे विड्रॉ कर दिया था, मतलब सीबीआई जो है वो इन्वेस्टिगेट नहीं कर पाएगी। इससे फर्क क्या पड़ता है, इससे फर्क ये पड़ता है कि समझ लीजिए ये एक टेरिटरी है, ठीक है, एक स्टेट है, फर्ज कीजिए वेस्ट बंगाल है। अब वेस्ट बंगाल में अगर सीबीआई का कोई भी बंदा आता है, ठीक है, कोई भी बंदा आता है, तो अगर उसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए जनरल कंसेंट दिया गया है तो फिर वो ऑफिसर के तौर पर इन्वेस्टिगेट करेगा। लेकिन अगर जनरल कंसेंट नहीं दिया गया है, सीबीआई का कोई भी बंदा अगर टेरिटरी में जाता है तो एक नॉर्मल बंदे की तरह रहेगा, वो एक ऑफिसर की तरह नहीं रह सकता है, क्योंकि इन्वेस्टिगेट कर ही नहीं सकता है उस टेरिटरी में। तो ये चीज़ अभी आपको ध्यान में रखना है। जनरल कंसेंट क्या होता है, अनलाइक नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, जैसा मैंने आपको कहा था नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो है वो बिना परमिशन के पूरे टेरिटरी में कहीं पर भी इन्वेस्टिगेशन कर सकती है। लेकिन अगर हम सीबीआई की बात करते हैं तो सीबीआई जो है वो गवर्न किया जाता है दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट के तहत, जिसमें स्टेट गवर्नमेंट जो है उनका कंसेंट मैंडेटरी होता है कोई भी इन्वेस्टिगेशन उस स्टेट में कंडक्ट करने के लिए। अब दो तरह के कंसेंट होते हैं, एक होता है केस स्पेसिफिक एंड जनरल, ठीक है। केस स्पेसिफिक मतलब क्या है कि कोई केस आया है और उनको परमिशन देना है, क्या स्टेट गवर्नमेंट बोलेंगे हाँ ठीक है हम परमिशन दे रहे हैं, फिर वो इन्वेस्टिगेट करेंगे, है ना। लेकिन जनरल कंसेंट क्या होता है कि कोई भी केस आ जाए, हमने आपको परमिशन दी हुई है, कोई भी केस आ जाए हम यहाँ पर करने के लिए तैयार है, ठीक है। तो ये चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। और अगर उनको जनरल कंसेंट नहीं दिया गया है तो फिर सीबीआई को हर केस में जो परमिशन है वो लेना पड़ेगा, और अगर परमिशन नहीं मिलती है तो सीबीआई उसके अंदर जो टेरिटरी, उसमें तो बट ऑब्वियस है पुलिस जो है, मतलब जो ऑफिसर्स है वो जा तो पाएंगे टेरिटरी में, एंटर तो कर पाएंगे, क्योंकि हमारा आर्टिकल 19 जो है वही हमें कहता है कि आप कोई भी टेरिटरी में, इंडिया के टेरिटरी में जा सकते हो। लेकिन जब वो अंदर जाएंगे तो इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकते, वो एक नॉर्मल इंसान की तरह अंदर जाएंगे, ठीक है। उनकी पावर जो है सीबीआई की वो उनके पास नहीं रहेगी। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको जनरल कंसेंट जो है वो अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा और सीबीआई जो है उसके बारे में भी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। अब यहाँ पर महाराष्ट्र गवर्नमेंट जो है वो टीआरपी स्कैम के ऊपर क्या डर रही है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट यहाँ पर आपको पता होगा
कि जो टीआरपी स्कैम है वो यहाँ पर बाहर लेकर आई है, क्योंकि उन्होंने यहाँ पर एलिक किया है कि जो अर्नब गोस्वामी है, रिपब्लिक टीवी है, उसने यहाँ पर टीआरपी के साथ छेड़खानी की है टॉप पर आने के लिए, है ना। अब यहाँ पर क्या है, इन्वेस्टिगेशन जो है मुंबई पुलिस के द्वारा हमें देखने को मिल रही है। रिपब्लिक टीवी ये अमंग 5 चैनल्स है जो यहाँ पर पुलिस के स्कैन के अंडर में आता है। अब यहाँ पर सवाल ये आता है कि जब जनरल कंसेंट जो है वो हटा दिया गया है, तो अब क्या जो सुशांत सिंह राजपूत का केस है, क्या उसमें भी अब परमिशन लेना पड़ेगा सीबीआई को? क्या वो भी यहाँ पर वो नहीं कर पाएगी? तो देखिए, उसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि पहले जो इन्वेस्टिगेशन, क्योंकि पहले ये जो केस चल रहा था, तो पहले यहाँ पर जनरल कंसेंट दिया हुआ था सीबीआई को, उसमें ही सीबीआई ने ये जो केस है ये हैंडल कर ली, है ना। तो अब यहाँ पर अगर जनरल कंसेंट हटा दिया गया है, तो इससे पहले रेसिप्रोकेटी इफेक्ट नहीं होता इसका। इससे पहले जो भी केसेस है वो नॉर्मली इन्वेस्टिगेट जो है वो करना शुरू रहेगा सीबीआई का। क्लियर है? तो ये चीज़ आपको ध्यान में रहना चाहिए। तो यहाँ पर अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको पूरा जो मसला है ये समझ में आ गया होगा। सीबीआई क्या होती है, जनरल कंसेंट क्या होता है, उसी के साथ साथ कंसेंट किस तरीके के होते हैं, और उसी के साथ साथ ये निकालने की वजह से, ब्लॉक करने की वजह से अब क्या फ़र्क पड़ेगा।